हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं और आज फिर मैं लेकर आया हूं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इस तरह आज मेरा एमपी एडीपीओ के 28 सब्जेक्टों में से 9वां सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और मैं 8 वीडियो जो है एक्ट के मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखें, कंप्लीट करें, ठीक है। समय का ध्यान रखते हुए बहुत जल्दी से आपको कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, फिर बड़े बड़े एक्ट भी हमारे पास आएंगे। तो आज हमारा नया एक्ट होगा 9वां। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो करने जा रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसे लाना जब क्यों उचित समझा, क्यों उसे 2006 में लाया गया और क्यों लाया गया, ठीक है दोस्तों। बाल विवाह जो है ये काफ़ी गंभीर रूप देखा गया। जो बाल विवाह होता है इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोनों पक्षकारों को। जो भी बालक की उम्र जो ना समझ है, मतलब ये मान लीजिए कि उसमें परिपक्व नहीं है, या कोई महिला है जो परिपक्व नहीं है, उनकी समय से पहले शादी कर दी जाती है। किसी समाज में प्रचलन है आज भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे काफ़ी मतलब घरेलू हिंसा के मामले हैं, ठीक है। विवाह मतलब कम उम्र में गर्भवती हो जाना, ठीक है। तो ना बच्चे का विकास हो पाना, ना माता का विकास हो पाना, और कम उम्र में लड़के का ब्याह होने के बाद उस पर जिम्मेदारी का एहसास, तो इस तरह से वो आगे कुछ डेवलप नहीं हो पाता है। इस तरह से सरकार ने काफ़ी समय से प्रयासरत है। यानी हम माने तो 1928 में भी सरकार ने शारदा एक्ट लाया था, ठीक है, इसी से संबंधित। उसके बाद 1929 को भी हमारा बाल प्रतिरोध अधिनियम भी लाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये काफ़ी प्रभावी नहीं रहे या असफल हो गए। लेकिन इसको ही भी गंभीर रूप देने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया, जिसे 2007 में लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी काफ़ी कमज़ोर या काफ़ी मतलब, ठीक है, नुकसानदेह है। तो इससे पहले विवाह को रोका जाना चाहिए, इसलिए उचित समझकर इस एक्ट को भी लाया गया। अब आइए इस एक्ट को ले आया गया। अब इसे हम बात करते हैं कि इसे कब एक राष्ट्रपति की अनुमति मिली, कब इसे लागू किया गया, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की स्वीकृति, इसे दोस्तों 10 जनवरी 2007 को मिली। ये एक्ट संसद में तो पास हो गया 2006 में, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति इसे 10 जनवरी 2007 को मिली, ठीक है। और 7 को मिलने के बाद ये एक्ट हमारा तैयार हो गया। अब इसे लागू किया गया 1 नवंबर 2007 को। इसे लागू किया गया 1 नवंबर 2007 को। इसे संपूर्ण भारत पर आज की तारीख में लागू कर दिया गया। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर था। और एक को जो है पॉइंट दोस्तों जो भिन्न है, और सारे एक्टों से ध्यान रखना, पांडिचेरी क्षेत्र को होसा पर यह एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनने का संभावना है। ये IMP पॉइंट हमारे को है, ठीक है। कोई भिन्न चीज़ें होती हैं एक्टों के अंतर्गत, वो अधिकतर पूछी जाती हैं, इसलिए ये भिन्न चीज़ है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर हमें देखने को कोई क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और 31 अक्टूबर ये तारीख महत्वपूर्ण है। इस तारीख से ये सारे हमारे एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य को लोप करके संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। इस तारीख से ये ध्यान रखना, ये तारीख महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट को भारत गणराज्य के 57वें वर्ष 57वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, है ना, ठीक है। तो ये हमारी 3 तारीखें हुई हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, बाल विवाह का प्रतिषेध, बाल विवाह को रोकने, करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए, प्रोविजन करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, ठीक है। इस अध्याय की हम दोस्तों बात, इसमें अध्याय नहीं है, इसे बांटा गया है सेशन में। जो सेक्शन की हम बात करें धाराओं की, तो टोटल 21 सेक्शन इसमें है, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। पिछली बार भी इस एक्ट से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि कम क्वेश्चन हो, क्योंकि इस बार पेपर 100 नंबर का होगा। और पिछली बार पेपर 2 ही लागे थे, बड़े था, तो इस बार कम नंबर का हो सकता है। लेकिन आप किसी भी एक्ट को कमज़ोर ना आके हल्के में ना लें, सारे एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक नंबर पर हमारा कट ऑफ इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आइए धारा 1 जो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। ये धारा थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण धारा हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। अब ये इसका लोप कर दिया गया, ठीक है। और भारत के बाहर तथा परे समस्त नागरिकों पर यह एक्ट हमारा लागू होगा, ठीक है। भारत के बाहर भी हमारा एक्ट भले व्यक्तियों पर भी लागू होगा। परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।
बस ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए, पांडिचेरी क्षेत्र धोसा पर ये लागू नहीं होगा। और ये पॉइंट नंबर 3, ये ऐसी तिथि को परिवर्तन होगा जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नियत तारीख हो सकती है। ये केंद्र की बात होगी, केंद्र में इसे लागू किया गया, और बाकी जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों में भिन्न भिन्न तारीखों पर ये एक्ट हमारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हमारी धारा 1 कंप्लीट हुई है। अब आइए धारा 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरी हमारी जो बात करती है परिभाषाओं की, और हमें यही कहीं पर भी बालक देखने को मिलेगा, बाल विवाह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका अर्थ हमें ये समझना होगा कि ये परिभाषा कही गई है वही यहाँ बालक का उपयोग, इसका शब्द का उपयोग किया गया, अर्थ लगाया जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, बालक के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? तो बालक के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने, लड़का है 21 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, और लेडीज लड़की है, महिला है तो उसने 18 वर्ष आयु पूर्ण ना की हो, ऐसे व्यक्ति को बालक शब्द के अंतर्गत रखा गया है इस एक्ट के तहत, बाल विवाह प्रतिषेध के अधिनियम के तहत। बालक की परिभाषाएं अलग अलग एक्टों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ पर बालक की हम बात कर रहे हैं बाल विवाह में, तो ये बालक की उम्र 21 वर्ष, लड़का और लड़की 18 वर्ष। ठीक है, पॉक्सो एक्ट पढ़ेंगे हम, और संविधान भी देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर बालक की परिभाषाएं अलग अलग हैं, वो मैं आपको समझाता चलूँगा। फिलहाल आप ये एक्ट को देख रहे हैं, तो इस एक्ट की हम बात करें। यहाँ पर बालक 21, बालिका 18, और दोनों ही बालक हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बालक माना गया है। इसकी परिभाषा 2 में दी गई है। 2 बाल विवाह। बाल विवाह एक तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसका कोई भी संविधाकारी पक्षकार बालक हो। संविधाकारी पक्षकार क्या हो? बालक हो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट शादी जिन बीच हो रही हो उन विवाह में कोई भी कोई पक्षकार बालक हो, कोई एक हो या कोई दोनों हो। ठीक है, तो ऐसा विवाह बाल विवाह कहलाता है। 2 में बाल विवाह के बारे में प्रावधान किए गए। आइए 2 संविधाकारी पक्षकार। एक का विवाह के संबंध में तात्पर्य किसी भी ऐसे पक्षकार से है जिसका विवाह तद द्वारा अनुष्ठित किया जाता है या किया जाने वाला है। या तो विवाह किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसा क्या कहलाता है? संविधाकारी पक्षकार कहलाता है। ऐसा आशय यहाँ पर लगाया जाएगा, या तो विवाह किया गया हो या किया जाने वाला है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की धारा 2 में बात कही गई है। तो धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया बाल प्रतिषेध अधिकारी सम्मिलित है। धारा 16 में इसका प्रावधान किया गया है, वो यहाँ पर हम ही आशय लगाएंगे। और धारा 16 में जो बताया गया है वो धारा आईपीसी की धारा 21 में जो दी गई अधिकारी की परिभाषा, वो यहाँ पर इसमें आशय उससे लगाया गया है। ठीक है, आइए धारा 2 यहाँ जिला न्यायालय। तो इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जिसके कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित किया गया कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसे कुटुंब न्यायालय से है। और किसी क्षेत्र में जिसके लिए कुटुंब न्यायालय नहीं है अपितु नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है, उस न्यायालय से है। ठीक है, यहाँ पर कुटुंब न्यायालय है, वहाँ पर कुटुंब न्यायालय, यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सिविल न्यायालय है। ठीक है, इस बात पर यहाँ पर अभी ध्यान रखें, सिविल न्यायालय। और आइए 2 देखते हैं। अवयस्क का तात्पर्य का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति थे जिसके विषय में वयस्कता अधिनियम 1875 वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन ही समझा जाएगा कि उसने वयस्कता प्राप्ति कर ली है। ठीक है, उसने वयस्कता प्राप्ति कर ली मतलब इसकी उम्र 18 वर्ष इसने पूर्ण कर ली हो, उससे वयस्क माना जाएगा, अन्यथा अवयस्क होगा। ठीक है, ये हमारी धारा दोनों कंप्लीट हुई है। आइए धारा 3 जो बात करती है बालक के रूप में संविधाकारी पक्षकार के विकल्प पर बाल विवाह का शून्यकरणी होना। बालक के रूप में संविधाकारी पक्षकार के विकल्प पर बाल विवाह का शून्यकरणी होना। यदि किसी भी संविधाकारी पक्षकार ने विकल्प शादी होती है और उसमें बालक होता है तो ऐसा विवाह शून्यकरणी होगा, अमान्य होगा। ठीक है, आइए उसकी उपधारा 1 प्रत्येक बाल विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित विवाह किया गया हो तो ऐसा संविधाकारी पक्षकार की विकल्प पर शून्यकरणी होगा जो विवाह के समय बालक था। ठीक है, या तो एक बालक था तो भी विवाह शून्यकरणी है और दोनों ही बालक थे, ठीक है, तो विवाह क्या होगा? ऐसा विवाह शून्यकरणी माना जाएगा। धारा 3 की उपधारा 1 की बात करती है। आइए धारा 3 की उपधारा 2 बात करती है यदि याचिका दाखिल किए जाने के समय आवश्यक है, याचिका दायर किए जाने समय यदि दायर के समय क्या है
याची आवश्यक है तब याचिका उसके संरक्षक या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी सहित अन्य मित्र के माध्यम से दाखिल किया जाएगा। ठीक है, न्याय संरक्षक द्वारा, न्याय मित्र, उसके वकील या उसके माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और क्लॉज 3 बात करता है इस अधिनियम की अधीन याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के पूर्व दाखिला किया जा सकता है, 2 वर्ष की पूर्व दाखिल किया जा सकेगा, अन्यथा बाद में नहीं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट से इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट धारा हमारी दोस्तों, धारा 4, बाल विवाह की महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण तथा आवास के लिए व्यवस्था। अब दोस्तों बाल विवाह कर लिया जाता है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ऐसी संविदाकारी पक्षकार जिसमें कोई महिला क्या हो, बालक हो, तो ऐसे में अब भरण पोषण की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो आइए देखते हैं धारा 4 के माध्यम से। धारा 3 के अधीन अजप्ती मंजूर करने के दौरान जिला न्यायालय बाल विवाह के पुरुष संविदाकारी पक्षकार को, यदि ऐसे विवाह का पुरुष संविदाकारी पक्षकार आवश्यक है, यदि विवाह करने वाला पक्षकार जो बालक है, लड़का है, वो वयस्क है तो उसी पर होगा। यदि वो अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को ऐसे निर्देश करने वाला अंतिम आदेश भी पारित कर सकेगा। जिला न्यायालय जो आदेश पारित करेगा महिला के भरण पोषण के लिए, तो पहले प्राथमिकता उसी पति को होगी, लेकिन पति भी अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में संरक्षकता मतलब उसके माता पिता को भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और विवाह महिला संविदाकारी पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का भुगतान करे, और जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो जाए तब तक वह न्यायालय आदेश कर सकेगा कि उसका आप भरण पोषण करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण करने का आदेश कौन कर सकता है, जिला न्यायालय करेगा, और जिला न्यायालय करेगा उसके पति को, पति आवश्यक है तो उसकी संरक्षिता में उसके माता पिता को यह आदेश कर सकेगा कि भैया आप जब तक पुनर्विवाह ना हो जाए आप उसका भरण पोषण करेंगे। ठीक है, ऐसा आदेश जिला न्यायालय कर सकता है। आइए धारा 5, बाल विवाह की संतानों की अभिरक्षा तथा भरण पोषण जिला न्यायालय। अब मान लीजिए बाल विवाह के दौरान संतान का उत्पन्न होना, बच्चे को पैदा होना, ऐसी अभिरक्षा तथा उसकी अभिरक्षा और उसके भरण पोषण के लिए क्या होगा। तो आइए देखते हैं धारा 5 जो बात करती है बच्चे के भरण पोषण के लिए। तो जिला न्यायालय, यहाँ पर भी जिला न्यायालय, बाल विवाह से संतान उत्पन्न हुई है तो जिला न्यायालय ऐसे संतानों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा। समुचित आदेश जो जिला न्यायालय को उचित लगे ऐसा आदेश पारित कर सकेगा। और इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए आदेश पारित करने के दौरान बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों का जिला न्यायालय द्वारा प्रमुखता से विचार किया जाएगा। ठीक है, अब भैया जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा कि संतान के हित के लिए क्या किया जाए, संतान को किसके सुपुर्द किया जाए, संतान को किसे सौंपा जाए, माता को या पिता को। यदि माता इस कार्य को, बच्चे को पालने में असमर्थ है, या वो पढ़ी लिखी या किसी तरह से वो रोजगार में नहीं कर पाए, या नहीं, मतलब बेस्ट जो ऑप्शन है वो पिता का है या माता का है, जो भी जिला न्यायालय बेस्ट समझे ऐसी प्रमुखता से फैसला लेगी और बच्चे को भरण पोषण के लिए या तो पिता को सुपुर्द करेगी या फिर माता को, जो भी बेस्ट होगा वो संतान के लिए वो ऐसा जिला न्यायालय आदेश कर सकेगा। ठीक है, जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार इसके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक को भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए समुचित आदेश भी जारी कर सकेगा। ठीक है, तो जिला न्यायालय ऐसा आदेश जारी कर सकेगा। बात 4 में कही गई है महिला से संबंधित भरण पोषण, और धारा 5 में बात कही है कि संतानों को अभिरक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था। ठीक है, दोनों धारा याद रखना, 4 और 5। आइए धारा 6, बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की धर्मजिता। अब जो बच्चा बाल विवाह के संपन्न जन्म ले लिया है तो उसकी धर्मजिता का सवाल उठता है, तो दोस्तों उसको धर्मजिता ही दी जाएगी, उसे जायज बच्चा माना जाएगा। धारा 6, धारा 3 के अधीन आकृत की अजप्ती द्वारा बाल विवाह को अकृत कर दिया गया, बाल विवाह को शून्य कर दिया गया, तो भी प्रत्येक बालक को ऐसी अजप्ती पारित की जाने की पूर्व विवाह से उत्पन्न हुए या दौरान गर्भस्थ हुआ, चाहे वहाँ इस अधिनियम के प्रारंभिक या पश्चात पैदा हुआ हो, को समस्त प्रयोजनों के लिए धर्मज संतान के रूप में समझा जाएगा। ठीक है, तो उसे जायज संतान समझा जाएगा, चाहे वो इस अधिनियम के पूर्व चाहे अधिनियम के पश्चात पैदा हुआ हो। ठीक है, तो धारा 6 भी हमारी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। आइए धारा 7, धारा 4, 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की जिला न्यायालय की शक्ति। ठीक है, जिला न्यायालय की शक्ति आप इतना याद रखें धारा 7 को। आइए नेक्स्ट धारा वाली को,
आइए धारा हमारी 8 देखते हैं दोस्तों। न्यायालय जिसके समक्ष याचिका दाखिल की जाएगी, तो किस न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाएगी याचिका, धारा 8 बात करती है दोस्तों। धारा 3, धारा 4, धारा 5 के अधीन कोई अनुतोष मंजूर करने के प्रयोजन से अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा। ठीक है, जिस जगह जिला न्यायालय है उस क्षेत्र का उस जगह पर ही सम्मिलित होगा। और जहाँ प्रतिवादी या संतान निवास करती है, यहाँ पर प्रतिवादी या संतान निवास करती है, ऐसी जगह पर दाखिल किया जाएगा। ठीक है, धारा 8 कहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर प्रतिवादी या संतान निवास करती है, ऐसी जगह पर दाखिल किया जाएगा जहाँ पर उस समक्ष जिला न्यायालय हो। आइए धारा 9, बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड, जो कोई 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरुष वयस्क को बाल विवाह की संविदा करता है, यहाँ इतनी अवधि से कठोर कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। यदि कोई व्यक्ति पुरुष जो 18 वर्ष का वयस्क है वो ऐसा कार्य करता है तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, ठीक है, और जुर्माना सहित, जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, 1 लाख रुपए तक। ऐसा पुरुष ऐसा कार्य करता है तो 2 वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। धारा 9 के अधीन बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड, यदि कोई वयस्क पुरुष है और ऐसा कार्य करता है 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, आइए नेक्स्ट धारा, बाल विवाह का अनुष्ठान कराने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी बाल विवाह को अनुष्ठान यानी उसका आयोजन कराता है, उसे संपन्न कराता है, ठीक है, या उसको दुष्प्रेरित करता है कोई व्यक्ति, है ना, तो वहाँ इतनी अवधि से कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो 2 वर्ष तक हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी बाल विवाह को संपन्न कराता है, अनुष्ठान जिन्हें उसको आयोजित कराता है, संपन्न कराता है, उसको दुष्प्रेरित करता है, तो ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 10 बात करती है। आइए धारा 11 देखते हैं, बाल विवाह के अनुष्ठान को प्रेरित करना या अनुमति देने के लिए दंड। अब कोई व्यक्ति बाल विवाह का अनुष्ठान जिन्हें उसको आयोजित करा रहा है या उसे अनुमति दे रहा है या उसने अनुमति दिया उस कार्य को करने के लिए, तो आइए दोस्तों धारा 11 बात करती है बाल विवाह के अनुष्ठान को प्रेरित करना, बाल विवाह के जो विवाह को प्रेरित करना, ठीक है, अनुमति देने के लिए दंड। अब जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न कराता है, ठीक है, बाल विवाह को कराता है या उसकी अनुमति देता है, तो जहाँ कोई बालक विवाह की संविदा करता है या बालक का प्रभार रखने वाला कोई व्यक्ति, चाहे माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में या किसी अन्य क्षमता में हो, वेद हो या विधि विरुद्ध हो, जिसमें व्यक्ति किसी संगठन या संघ को इस तरह से सम्मिलित हो, ऐसे विवाह को प्रेरित करने का कोई कृत्य करता है या इसका अनुष्ठान किए जाने की अनुमति देता है, तो इसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण के लिए अपेक्षापूर्ण ढंग से असफल रहता है, तो इसमें बाल विवाह उपस्थित होना अथवा भाग लेना भी सम्मिलित है, तो इतनी अवधि से कठोर कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोस्तों जो 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति भैया बाल विवाह संपन्न कराता है, अनुष्ठान का मतलब उसका संपन्न कराना, उसका आयोजन कराना या उसको अनुमति देना, तो ऐसे कार्य के लिए उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए धारा 12, अवयस्क बालक को विवाह की कतिपय परिस्थितियों में शून्य होना। ठीक है, अब अवयस्कता की स्थिति में विवाह का जो विवाह है वो कुछ परिस्थितियों में उस विवाह को शून्य माना जाएगा, जहाँ कोई बालक जो अवयस्क है विधिपूर्ण संरक्षता में से ले जाया जाता है या बहला कर ले जाया जाता है, जहाँ किसी स्थान पर से जाने के लिए बल द्वारा विवश किया जाता है, ठीक है, बल द्वारा विवश किया जाता है या किन्हीं प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा विवाह अकृत्य शून्य होगा। किसी बालक को बहलाकर ले जाना, ठीक है, उसका अपहरण करना या उसको किसी तरह से प्रवचनापूर्ण उसको उपाय से लेकर जाना, तो ऐसा विवाह दोस्तों किया जाता है, तो ऐसा विवाह शून्य घोषित है, जिस विवाह को शून्य माना जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में विवाह शून्य होगा। धारा 12 बात करती है। ठीक है, आइए धारा 13, बाल विवाह का प्रतिषेध करने वाले अविदेश को जारी करने की न्यायालय की शक्ति। व्यवदेश, ठीक है, इंजेक्शन। यदि न्यायालय को उचित लगता है कि बाल विवाह कराने के लिए कहीं भी बाल विवाह हो रहा है, तो न्यायालय ऐसे विवाह को रोकने के लिए एक व्यवदेश जारी करेगा, ठीक है,
दोस्तों ये बार बार मुझे डिस्टर्ब इसलिए होना पड़ता है, ये कि 2 मेरे बच्चे हैं, थोड़ा सा वो परेशान करते हैं, इस कारण से हो सकता है, इस कारण थोड़ा सा वीडियो पे क्वालिटी या थोड़ा सा घबराहट इस कारण होती है। ठीक है, वो बच्चे बार बार मुझे परेशान करते हैं, इसलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा। ठीक है, तो बाल विवाह का प्रतिषेध करने वाले अवैध को जारी करने की न्यायालय की शक्ति, तो न्यायालय ऐसा अवैध जारी कर सकता है जब कुछ समाधान होता है या कोई सूचना मिलती है या कोई परिवाद करता है। ठीक है, कोई परिवाद करता है, अन्यथा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई बाल विवाह उपस्थित की गई है या अनुष्ठान किए जाने वाला है। ठीक है, अधिकारी को, जिला न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि कोई विवाह होने वाला है या कोई ऐसा आवेदन मिला है या कोई ऐसा परिवार उस समय मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत हुआ है, तो वहाँ ऐसे विवाह को रोकने के लिए क्या कर सकता है, वेदेश जारी कर सकता है। ठीक है, धारा 13 ये बात करती है। आइए हम देखते हैं, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। मोटे तौर पर यही बात की गई है कि वेदेश का जारी करना और न्यायालय ऐसा वेदेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब उसे सूचना मिलती है या उसे, ठीक है, तो न्यायालय ऐसा कुछ सूचना मिलती है भैया कि जिला न्यायालय को किसी भी माध्यम से, पत्र के माध्यम, आवेदन के माध्यम से, परिवाद के माध्यम से, तो वह ऐसा वेदेश जारी कर सकता है, उस विवाह को रोक सकता है। ठीक है, आइए धारा 14 जो बात करती वेदेश आदेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। अब वेदेश आदेश जारी किया गया, उसके बाद उसका उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा विवाह क्या होगा, शून्य होगा। सीधी बात कह दी गई धारा 14 में, ऐसा विवाह शून्य होगा। दोस्तों वेदेश जारी करने के बाद अब ऐसा कार्य नहीं करते और ऐसा कार्य हो जाता, ऐसा विवाह संपन्न हो जाता, कर लेते हैं, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। ठीक है, धारा 13 के दिन जारी किए गए आदेश के अंतरित हो या अंतिम उल्लंघन में अनुष्ठान किया गया है तो आरबातः शून्य होगा। सीधी बात कह दी गई धारा 14 में, यदि 13 का जो वेदेश जारी किया गया और उसका उल्लंघन किया जाता है तो धारा 14 के दिन ऐसा विवाह शून्य होगा। आइए धारा 5, 15 अपराधों का संज्ञेय तथा जमानती होना। अपराध दोस्तों इस के तहत अपराध कैसा है, संज्ञेय है और इसे अजमानती, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो ये धारा 15 संज्ञेय तथा अजमानती होगा, CRPC 1970 के 3। आइए बात करते हैं धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। धारा 16 में इसकी बात कही गई, राष्ट्रीय क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का प्रावधान किस धारा में किया गया है, धारा 16 में किया गया है। आइए, राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या किसी भाग के लिए जैसा अधिसूचना विनिश्चित किया जाए, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में जाना जाएगा और उसे इस क्षेत्र में या क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी जिसे अधिसूचना में विनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी जितना उचित समझे, और वो राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा उतने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जितना उसे उस मामले में निर्भर हो, जिससे उचित, जो उसको उचित लगे। ठीक है, तो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार। ठीक है, और उनका कर्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्रवाई करें जिसे उचित समझे, बाल विवाह के अनुष्ठानों का निवारण करें। ठीक है, उनके उल्लंघनों पर व्यक्तियों को प्रभावी नियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करें, ऐसे सारे कार्य उपस्थित है। फिर वो विवाह जो अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, फिर वो इस राज्य सरकार के आदेश अनुसार वो इसका कार्य करेगा। ठीक है, बाल विवाह संबंधित मामलों को देखेगा। आइए धारा 17 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा। IPC की धारा 21 के अधीन जो लोक सेवा की परिभाषा दी गई है उसके अधीन यहाँ पर उसको लोक सेवक समझा जाएगा। ठीक है, धारा 21 IPC की यहाँ पर उसको लोक सेवक समझा जाएगा। आइए नेक्स्ट धारा सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई जो कार्य सद्भावना से करता है तो ऐसी कार्रवाई के लिए उसे संरक्षण दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके विरुद्ध कोई वाद या आवेदन नहीं किया जाएगा, दाखिल नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात। आइए धारा 19 राज्य सरकार की नियमावली बनाने की शक्ति। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के लिए नियमावली निर्मित कर सकेगी। ठीक है, और बनाने के बाद, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह से हमारी धारा 19 भी कंप्लीट हुई है। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार नियम बनाएगी और नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी और विधानमंडल से पास होने के बाद फिर वो धाराओं में किसी रूप में सम्मिलित होता है। हमारे पास धारा 20 अधिनियम खंड 25 वर्ष 1985 का संशोधन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसको संशोधन किया गया और धारा 21 निरसित की गई। ठीक है,
जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का द्वारा इसको निर्देशित किया गया, धारा 21 को। ठीक है, इस तरह हमारा ये एक्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस एक्ट समझ में आया होगा। थोड़े से मेरे बच्चे हैं, इस कारण मुझे थोड़ा सा वीडियो में देखकर थोड़ा सा हो सकता है कि, है ना, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्टमेंट करिए और कोशिश करेंगे हम जितना भी जल्दी हो सके। तो आइए, आज हमारा नवा एक्ट था, नवा वीडियो था हमारा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट हो कि सर कोई से ना कुछ तो भी, और धीरे धीरे हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।